अब चूंकि आंदोलन के 53 दिन हो चुके और अभी तक 10 बैठकें, मैं जब बोलता हूं तो उसमें अमित शाह की एक बैठक भी शामिल है। 10 बैठकें बेनतीजा रही, अगली बैठक की तारीख मुकर्रर है। अब जो स्थिति दिख रही है राजेवाल साहब, इसमें लगता है कि सरकार कहीं झुकेगी। अब तक तो 3-4 मीटिंगों में देखें, जहां थी वहीं सरकार है, जहां आप हैं वहीं है। इस बीच कमेटी आई भी, कमेटी में एक सदस्य कमेटी से बाहर भी हो गए। तो कहीं लग रहा है कुछ फ्लेक्सिबिलिटी सरकार से आपकी मांगों के मद्देनजर, संशोधन की तो बात कर रहे हैं। देखो, डेमोक्रेसी में लोग बड़े होते हैं, सरकार नहीं। सरकार लोगों के लिए होती है, लोग सरकार के लिए नहीं होते। और हमें यकीन है कि पीसफुल मूवमेंट को कोई दबा नहीं सकता। दूसरी बात रही, आम तौर पे आंदोलनों में क्या होता है, सरकार की कोशिश होती है इसको लंबा करो, थक जाएंगे, वो वापस चले जाएंगे। हमारा किसानों का एक वो जो होता है ना, चार्टर होता है, जब हम फसल की बुआई करते हैं तो धरती में गेहूं खिंडा के आ जाते हैं। आप तो संभाल संभाल के एक एक दाना रखते हो, हम धरती में फेंक देते हैं, जिसको आप कहते हैं बुआई करते हैं। तो फिर वो देखते रहते हैं, अब ये पैदा होगा, इसमें से पौधा निकलेगा, फिर वो बड़ा होगा, फिर उसमें वो सिट्टा निकलेगा, फिर उसे उसको काटेंगे, फिर उसे गेहूँ। इसमें 6 महीने का प्रोसेस है। इसका मतलब हमारा दम तो 6-6 महीने बैठने का है ना। तो हमने कह दिया उनको, बैसाखी भी यहाँ मनाएंगे, जितनी देर रखोगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और हम ख़ास तौर पे किसान, जिसकी ये जो ड्रामा कर रहे हैं ना, भगवान ने भी शायद ये बीमारी ऐसी ही बनाई, इम्यूनिटी हमारे जितनी किसी की है नहीं। एक भी केस नहीं इतने दिनों में हुआ कोरोना का। दिल्ली में जाके देख लो कैसे मौतें हो रही हैं। कुदरत भी हमारे साथ है। ये तो बड़ा दिलचस्प है, कुदरत हमारे साथ है, हमारी इम्यूनिटी इनसे, क्योंकि हम काम करते हैं। हजारों लोग ऐसे इतने क्लोज कांटेक्ट में हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये ठीक है, ठंड से, कुछ उम्र के लिहाज से हमारे 125 के करीब किसान शहीद हो चुके हैं। और मैंने एक मीटिंग में पूछा था मंत्रियों से कि सब जो अभी परसों चौथ हुई, तो मैंने कहा था 125 किसान शहीद हो गए, आप कितने और किसानों की बलि लेना चाहते हैं? वो बेईमान है, कोई जवाब नहीं दे रहे और ऊल जलूल इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और उनके पास कुछ नहीं है। और जहाँ तक आंदोलन का सवाल है, कोई भी बात जो सच पे आधारित हो, असूल पे आधारित हो, वो आज नहीं कल उसको मानना ही पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताइए राजेवाल साहब, चूंकि आप लोग मुख्य हैं इस आंदोलन के स्ट्रेटजिस्ट और आंदोलन को यहाँ तक लाने में, जत्थेबंदियों को एकजुट करने में, सरकार से मीटिंग्स में, कभी ऐसा भी लगता है कि मामला कुछ फंसा हुआ है? पहले की तुलना में 4-5 मीटिंग तक लग रहा था सरकार ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, संशोधन तक आ रही थी, एक स्थिति ऐसी आ गई कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेटी बना दी। तो कहीं ऐसा भी लगता है कि अब ये लड़ाई जो जल्दी लग रही थी किसी अंजाम तक पहुंचेगी, अब या अनिश्चितकालीन जैसी स्थिति? नहीं, टूटेंगे, सरकार टूटेगी। और आप देखना, रियलिटी ये है कि ये राजहट है, ईगो प्रॉब्लम है सरकार की। वरना एक मीटिंग में हमें तो होम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं, राज्यपाल साहब छोड़ो ये कानून को, इतनी इसमें अमेंडमेंट्स करवा लो, इतनी करवा लो ताकि ये टोटली इनफेक्टिव हो जाए। तो मैंने कहा फिर इसको रिपील करने में क्या दिक्कत है? अभी मैंने इस बार बोला मंत्रियों को कि मेरी उम्र 80 के नज़दीक हो गई, मैंने बहुत कुछ देखा है, लेकिन आपके कानून आप उठा के देख लो। जो कानून आज बना उसके कोई 20 साल बाद ज़रूरत महसूस होती है कि इसमें कोई अमेंडमेंट करें। 20-30 साल, कोई 50-50 साल के बाद अमेंडमेंट होती है। ये बना बाद में, पहले अमेंडमेंट की बात आ गई और आप मान गए कि अमेंडमेंट की ज़रूरत है। इसका मतलब आप मानते हो कि ये कानून गलत बने हैं। और इसके भी आगे आप किसी भी कानूनदान से बात कर लो, रिटायर्ड जजेस से बात कर लो, हर कोई कहेगा ये गलत बने हैं। और दिस इज टोटली अगेंस्ट द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। इसको भी थोड़ा, चूंकि आपसे मैं पहली बार बात कर रहा हूं, दर्शकों को थोड़ा इसके 2-3 मिनट में अगर ऐसे की पॉइंट बता दें, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं किसान नेता हर बात कर रहे हैं, उसमें खामी क्या है, वो उस तरह से क्यों नहीं बताते? देखिए, पंजाब और हरियाणा में वी हैव वन ऑफ द बेस्ट मार्केटिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड। हमारी ये डिमांड रही है कि देश के बाकी स्टेट्स में भी कम से कम 48,000
ऐसी ही मंडियां, ऐसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए ताकि सारे किसानों को उनकी फसल के दाम पूरे मिल सकें और इसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हो। सरकार उसमें बुरी तरह फेल हुई है, चाहे कोई सरकार रही, किसी स्टेट ने कुछ नहीं किया, किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसमें इस तरफ कोई कदम नहीं उठाया। खैर, जो हमारा दुनिया में बेहतरीन मार्केटिंग सिस्टम है, अब उसको तोड़ने की बात भारत सरकार ने शुरू कर दी। ये दो बातें हैं इसमें। एक तो हमने कहा कि जो देश के संविधान के अनुसार कुछ काम स्टेट्स ने करने होते हैं, कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करने होते हैं, कुछ चीज़ें हैं जिस पे दोनों का अधिकार होता है। तो एग्रीकल्चर इज स्टेट सब्जेक्ट, ये स्टेट लिस्ट में 14 नंबर पे दर्ज है। अब ये कहने लगे हैं अभी इस आंदोलन के बाद कि ये हमने ट्रेड के लिए बनाया है। ट्रेड के लिए हम ट्रेड तो करते ही नहीं। किसान तो अपनी फसल मंडी में बेचने जाता है, मार्केट करने जाता है। मार्केटिंग 26 नंबर पे फिर स्टेट सब्जेक्ट है, तो उन्होंने इसमें क्यों हाथ डाला? एक बात। दूसरी बात, अगर ये कहते हैं क्लॉज बाई क्लॉज बात नहीं करते, बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं। हम 3-3, 4-4 बार क्लॉज बाई क्लॉज बहस कर चुके हैं, इसीलिए वो अमेंडमेंट कहते हैं ना। जिस क्लॉज पे हमने बात की और इनको गलत साबित किया, वहीं ये मानते हैं, अमेंडमेंट करते हैं। सरकार के पास कहने को कुछ नहीं, वो छुपा के सारा कुछ वो कहते हैं जी ये क्लॉज बाय क्लॉज बात नहीं करते। तो मैंने शुरू में जब पहली मीटिंग्स हुई, मैंने इनसे पूछा कि आप कहते हो ये किसान के भले के लिए कानून बनाए हैं, कौन सी किसान ऑर्गेनाइजेशन सी देश की या कौन से किसान थे जिन्होंने आपसे आके मिलके कहा कि हमारा भला करो इस तरह से? किसी ने नहीं कहा। फिर आप कहते हो जी हमने 2 मंडियां बना दी, एक मंडी टोटली टैक्स फ्री और कोई अनरेगुलेटेड, एक हमारी APMC एक्ट के तहत रेगुलेटेड मार्केट है, उसमें जो काम करेगा उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसका वेयर अबाउट सारा कुछ उसका कहाँ क्या है वो वेरीफाई होता है। तो जो इन्होंने कहा उसमें किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं, तो उस पर कोई टैक्स नहीं। तो हमने कहा अभी फ़र्ज़ कर लो, अभी हो रहा है मध्य प्रदेश में केसेस आने लगे। एक मीटिंग में हमने कहा कि ये प्रेस रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यहाँ उसमें 5 करोड़ रुपए की वो किसानों से प्रोड्यूस खरीद के चले गए, वो मिलते ही नहीं, कहाँ गए? तो हमने कहा बिहार में APMC एक्ट नहीं, सबसे गरीब बिहार हो गया जब से APMC ख़त्म हो गई। तो बिहार से 900 रुपये पैडी खरीद के व्यापारी पंजाब में जाके 1888 रुपये बेचता है, वहाँ किसी और किसान के नाम पे वो मिल मिला के सारे पॉलिटिशियन करते हैं। यूपी से 1000 रुपये में खरीद के वो 1888 वहाँ बेचता है। तो क्या पंजाब में तो 180 लाख टन पैडी होती है, 130 लाख टन गेहूँ होती है। दिस वी हैव मार्केटेबल सरप्लस। तो मैंने अपने चीफ मिनिस्टर को एक मीटिंग में बोला कि हिसाब लगाओ, जिस दिन सरकार निकल गई ना तो ये प्राइवेट व्यापारी के हाथ में आ गया सब कुछ, तो हमारे रेट्स बुरी तरह क्रैश करके लेस देन 50% हो जाएंगे। हम पंजाब में इस साल हमने 65,000 करोड़ की पैडी और वीट बेची है। अगर 50% क्रैश हो गए तो 30-35 हज़ार करोड़ उड़ जाएगा। किसान तो मरेगा ही, लेकिन हम पैसे को घर तो रखते नहीं, हमारे सर पे बाजार चलता है। आपके बाजार का क्या हाल होगा? बाजार भी डूब जाएगा। इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं। जो ये करना चाहते हैं, तो फिर इन्होंने कहा कि हमने उसको टैक्स फ्री मार्केट दे दी। हमने कहा भी मार्केट के अंदर 8.5% टैक्सेस हैं, 164 रुपये पर क्विंटल गेहूं पे टैक्स है। उसको आपने, ये जो कॉरपोरेट्स आते हैं इनका एक काम करने का तरीका है वर्ल्ड वाइड। ये पहले अपने कंपटीटर को मारने के लिए एक बजट रखते हैं, तो वो उसमें से पहले बेनिफिट दे के जो बेचने आया किसान, तो फिर अपने कंपटीटर को भगाते हैं। मैं कहा आपने तो अपनी जेब से दे दिए 164 रुपये, वो 64 रुपये मुझे देगा। जो अंदर बैठा है आड़ती, वो 1 साल 2 साल 3 साल वेट करेगा, वो हम बाहर बेच देंगे तो वो दुकान बंद कर देगा, तो उसके बाद ये अपने गज़ों से नापेंगे। एक बात। दूसरी बात, ये जो आड़ती है इसे आप बिचौलिया नहीं कह सकते। हम जाते हैं, हमारी ट्रॉली खाली करवाता है, उसकी सफाई करवाता है, उसका रेट लगवाता है, उसको तुलाई करके बोरियों में भर के वो खरीद एजेंसी को ट्रांसफ़र करता है, तो बिल क्लेम करके पेमेंट लेके हमें देता है। अगर तो 1900-25 रुपये गेहूं के दाम है, अगर तो वो हमें दे 1500, फिर तो बिचौलिया।
अगर 1925 दाम लगा वही लेके 1925 मुझे देता है तो बिचौलिया नहीं कह सकते। उस ये सारी सर्विस के लिए उसने 2.5% कमीशन ले लिया। ही सर्विस प्रोवाइडर। बिचौलिया का तो सरकार पे भूत सवार है, क्योंकि रेलवे में भी बिचौलिए, डिफेंस में बिचौलिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बिचौलिए, हर जगह बिचौलिए बिचौलिए। तो दिमाग पे भूत सवार है, इसलिए वो कहते हैं टोटली अनरेगुलेटेड, जहाँ किसी की कोई सिक्योरिटी नहीं, हम पैसे ना मिले, कोर्ट में भी नहीं जा सकते। सारा ऐसा कानून लाके मंडी को तोड़ने का काम। लेकिन जैसे कोर्ट वाला था, एसडीएम कोर्ट वाला, वो तो शायद अमेंडमेंट में वो तैयार हुए कि चलो हम सिविल कोर्ट में देंगे। लेकिन दो काउंटर सवाल है, उसके बाद अरुण जी हमारे साथी हैं, वो भी एक सवाल पूछेंगे। दो काउंटर। पहला तो ये कि जब जो आपने पूरी बात बताई कि कैसे एपीएमसी मंडी काम करता है और कैसे एग्रीकल्चर में पंजाब बहुत आगे है और कितना बेचते हैं, इसी पर लोग कहते हैं कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड बाकी राज्यों को भी वो मिलना चाहिए जो पंजाब को है, नंबर 1। और 3.5 से 5 हजार करोड़ का फायदा होता है मंडी टैक्स और 8% और ये 2% से। इसका नुकसान राज्य सरकारों को भी है और मंडी का भी नुकसान होगा। इसलिए सारे आढ़ती बिचौलिए सब, सरकार भी एकजुट है। दूसरे राज्यों को लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों न मिले? ये मैं उनके सवाल बता रहा हूं। ग्राउंड रियलिटीज का पता ही नहीं है। मैं उनके सवाल हमने अपना पानी खत्म कर लिया, उस पानी की कॉस्ट कोई अकाउंट फॉर करता है? और हमें इस पे भी सवाल है कि जो कॉस्ट कैलकुलेशंस हैं उसमें बहुत गड़बड़ी है। ये हमारे साथ बहुत चला गया, कॉस्ट कैलकुलेशंस में भी गड़बड़ी है। मैं बहुत सी सरकारी कमेटियों की रिपोर्ट्स कोट कर सकता हूं जिसमें ये कहा गया कि किसानों को कभी भी जो एमएसपी है वो साइंटिफिकली कैलकुलेट करके कभी मुनाफा बख्श दी हो। अभी 2007 में एक कमेटी बनाई बादल सरकार ने, इकोनॉमिस्टों की, पीएयू से एक लिया डॉक्टर सिद्धू, एक फार्मर्स कमीशन से डॉक्टर रंगी, और डॉक्टर कुम्मन पंजाबी यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स के हेड थे। उसने 67 टू 2007-2008 तक पैडी और वीट, दो फसलों का वर्कआउट करके, सारा लेखा करके रिपोर्ट में कहा कि सिर्फ पंजाब के किसानों का, अकेले पंजाब के किसानों का 61,969 करोड़ का नुकसान कम दाम देने से हो गया। मैं हर चीफ मिनिस्टर को बोलता हूँ, ये आपकी कमेटी ये कहती है इतने पैसे दे दो, उस वक्त से आज तक का ब्याज गिन लो, 2 लाख करोड़ बन जाता है, किसान का सारा जो कर्ज वो माफ़, और सबके पास पैसा हो जाएगा। और इसको ये सारा सिस्टम सरकार ने बिगाड़ा है। कंज्यूमर, ये इट्स अ सब्सिडी टू द कंज्यूमर एंड इट इज़ पनिशमेंट टू द फार्मर। बात को समझने की बात है, क्योंकि किसान अनपढ़ है, आधा पढ़ा है, वो अपनी बात आज तक उठाता नहीं रहा। लोगों को पता ही नहीं किसान इन रियल सेंस, इफ़ यू आस्क मी, देन ही इज सेकंड रेट सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। कभी किसी ने किसान की कीमत नहीं समझी। इस आंदोलन ने उसकी बात लोगों के सामने लाई है। अब मेरा आखिरी सवाल है कि जो जैसे कमेटी के जो 3 सदस्य हैं, सबको आप जानते ही होंगे, मान बाहर हो गए, लेकिन अशोक गुलाटी, और आपने जैसे कहा कि किसान संगठन उनके साथ हैं क्या, तो अक्सर ट्विटर पर कुछ संगठनों के नाम फोटो डालते रहते हैं। नरेंद्र तोमर जो उनसे मिले, चिट्ठी दी, समर्थन पत्र दिया, उसी में मान साहब भी मिले थे, भूपेंद्र मान, और उसी में जैसे अनिल घनवत हैं जो शेतकारी संगठन के। इन लोगों ने जितना लिखा और बोला और सरकार को समर्थन दिया है, उसमें बताया कि ये रिफॉर्म का इतना बड़ा कानून है जो 70 साल में किसी सरकार ने नहीं सोचा, और इससे देश भर के किसानों की तकदीर बदलने वाली है। जब ये मार्केट खुलेगा और एपीएमसी मंडियों के मुकाबले जो प्राइवेट मंडी आएगी, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो खुलेगा बाजार, ये और भंडारण जो खुलेगा, इसकी वकालत क्यों करते हो लोग? ये सारी बातें जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये फ्री मार्केट का कंसेप्ट लेके आए, वो ये बीजेपी वाले सभी उसका विरोध करते थे। जो आज हम कहते हैं, ये खुद ये सारी बातें कहते थे। स्वदेशी जागरण मंच तब हुआ करता था, वो सब बहुत कुछ कहते थे, लेकिन आज इनके हाथ में सत्ता है तो वो अपना जो स्टैंड था वो बदल लिया। असलियत यही है कि किसी ने किसान के साथ भला नहीं किया। जो कमेटी की आप बात करते हैं, भूपेंद्र सिंह मान ने यूं ही नहीं रिज़ाइन किया, उसी दिन 11 बजे उसकी ऑर्गेनाइजेशन ने उसको निकाल दिया। उन्होंने कहा कि हमने इसे नाता तोड़ लिया, तो 1 बजे उसकी मजबूरी थी, उसने रिज़ाइन किया। पता नहीं वो जाने के पीछे क्या बात होगी। दूसरी बात, विद इन 3 आवर्स ये कमेटी जब डिक्लेयर हुई, सोशल मीडिया पे सारी कमेटी की क्रेडिबिलिटी एक्सपोज हो गई,
और लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। अशोक गुलाटी ने का स्टैंड क्या रहा है, हिंदू में उसने क्या लिखा, इंडियन एक्सप्रेस में क्या लिखा, दूसरे मेंबर ने क्या लिखा, शेतकारी संगठनों वाले शुरू से ऐसे जो ओपन मार्केट है उसके हक में है। तो सारी कमेटी की क्रेडिबिलिटी ही कोई नहीं रही। तो अब भी खतरा है कि एक तो शायद अब भी भाग जाएं इसमें से। खैर एनी हाउ जो भी है, लेकिन हमने तो पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में जो वो पिटीशन थी उसमें वी वर नॉट पिटीशन और वी वर रिस्पोंडेंट्स, हमने पहले कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट जो भी करे, कमेटी बनाए, कुछ करे, हम उसको नहीं मानेंगे। हम उस कमेटी हमारी लड़ाई का ये फोकस शिफ्ट करने की बात है। हम जो लॉ मेकर्स हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, वही पार्लियामेंट इस कानून को वापस लेगी, इसलिए उनके साथ हमारा आंदोलन है। हम इसको फोकस को सुप्रीम कोर्ट की तरफ नहीं जाने देंगे। अगर मान लीजिए आप अभी कह रहे थे कि संवैधानिकता पे सवाल है, ये गैर संवैधानिक हैं जो तीनों कानून हैं, तो अगर सरकार कह भी रही है कि इसके संवैधानिक वैलिडिटी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बहस होनी चाहिए, संवैधानिक पीठ करे, अगर ऐसी सरकार पहल करती है, एक न एक दिन बहस होगी ही, तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे उस बहस को? नहीं, हम नहीं जाएंगे। वजह पूछो, लोगों का विश्वास उठ गया न्यायालय से, उसका कारण है ये इंस्टीट्यूशन भी डुबो दी सरकार ने। हम ये केस कोर्ट में चला गया, 4 साल फैसला नहीं हुआ, 4 साल में ये हमारा बट्ठा बटा देंगे। इस कानून से कुछ भी नहीं बचेगा हमारे पास 4 साल में, बहुत बड़ा समय होता है। और आज ये जो कमेटी बनाई सुप्रीम कोर्ट ने, वो सरकार के कहने से ही बनाई। इसने भी सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी को हिट किया है। तो हमें ये सारी बातें पता है और मैं कुछ कहना नहीं चाहता, कमेंट नहीं करना चाहता। हम सुप्रीम कोर्ट में कतई नहीं जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट का कोई भी ऐसा फैसला हम नहीं मानेंगे, चाहे हमें कुछ भी इसकी कीमत अदा करनी पड़े। ये किसानों ने तय कर लिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ बलवीर सिंह राजेवाल साहब। बहुत साफगोई से बहुत बातें कही। सबसे बड़ी बात 26 जनवरी की क्या प्लानिंग है ये भी कही, लेकिन उससे बड़ी बात कि किसी भी स्थिति में हिंसा या टकराव किसान नहीं चाहते। अब तक अगर 53 दिन तक ये बात नहीं हुई तो आगे भी नहीं हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया इतना समय देने के लिए। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।